दोस्तों नमस्कार। 500 करोड़ से ज्यादा मीडिया और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो गया। 1000 करोड़ से ज्यादा पब्लिसिटी पर खर्च हो गया, जिसके दायरे में झंडे भी आते हैं, बैनर भी आते हैं, मुखौटे भी आते हैं और रैलियां भी आती हैं। इसी दौर में लगभग 750 करोड़ से ज्यादा खर्चा उन बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के नेताओं के ऊपर खर्च हो गया जो प्रचार करने गुजरात पहुंचे। और इसी दौर में 100 करोड़ कैश से ज्यादा जब्त भी किए गए। इतना पैसा आवाजाही के तौर पर इधर से उधर किया जा रहा था। इसी दौर में बड़ी तादाद में लीकर भी जब्त हुआ, सोना भी जब्त हुआ। लेकिन क्या कोई फर्क आपको पड़ा? हमने करोड़ों का जिक्र किया और कोई फर्क आप पे नहीं पड़ा, क्योंकि यह इंडिया है, यह भारत है, यह मोदी सत्ता का काल है, यह अमृत काल है। और इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि समूची दुनिया में जिस वक्त तमाम कॉरपोरेट अपने नेटवर्थ को लेकर, अपने धंधे को लेकर परेशान है कि रिसेशन का दौर है, मंदी आ रही है, माल बाहर जा नहीं पा रहा है, बिक नहीं पा रहा है, देश के भीतर लोग खरीदार के तौर पर निकल नहीं पा रहे हैं, यानी कंज्यूमर गायब है। उसी दौर में भारत के भीतर में फोर्ब्स की लिस्ट बतलाती है कि 100 जो रईस हैं उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी हो गई, और यह बढ़ोतरी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इसी दौर में दुनिया के ऊपर एक रिपोर्ट भी निकल कर आई जिसने पहली बार बतलाया कि भारत दरअसल गरीब देशों का एक कैपिटल है। यानी दुनिया के भीतर तमाम गरीब लोगों को अगर एक देश के तौर पर देखा जाए तो भारत में उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, और भारत ने नमीबिया को भी पीछे छोड़ दिया है जो अफ्रीकी कंट्री है और एक वक्त वही कैपिटल के तौर पर जानी जाती थी। तो एक तरफ रईसों की भरमार है, दूसरी तरफ इस देश का सिस्टम ऐसा है कि दुनिया के भीतर अपने देश को छोड़कर जाने वाले जो 2 देश इससे पहले और दूसरे नंबर पर शुमारी के साथ इस बात का आगाह करते थे कि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां सत्ता का हुकूक चलता है, उसी की सत्ता और उसी की बात को सिस्टम माना जाता है, वो रशिया था, जहां से 2022 में तकरीबन 15,000 रईस देश छोड़कर चले गए। दूसरे नंबर पर चीन का जिक्र होता है, जहां पर 10,000 रईस देश छोड़कर निकल गए, और तीसरे नंबर पर भारत है 2022 में, जहां पर 8,000 रईस इस देश को छोड़कर चले गए। 3 बातें साफ हो जानी चाहिए। इस देश के भीतर में क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो चुनाव के ऊपर खर्च करने के अलावे इस देश के लोगों के हित के लिए कोई पॉलिसी बनाता हो और उसका कोई जुड़ाव चुनाव से ना हो? इस देश के भीतर में, दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को लेकर जो कल्चर डेवलप किया गया, क्या उसको लेकर कोई रास्ता आपको दिखाई देता है कि अगर कोई कॉरपोरेट सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं खड़ा है तो फिर उसके नेटवर्थ में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं, और जो कॉरपोरेट है वो पॉलिटिकल फंडिंग के साथ उस राजनीतिक सत्ता को करोड़ों अरबों खरबों रुपए क्यों देते चला जाता है, और उसकी एवज में उसको तमाम जगहों से एनओसी क्यों मिलता है? और तीसरा सवाल, क्या इस देश के भीतर में कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम काम कर रहा है जिसमें कहा जा सकता है कि किसी के पास अगर पैसा है तो वह उस सिस्टम का उपभोग कर सकता है, या सिस्टम ही नहीं है? क्योंकि भारत अगर दुनिया में अब तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया, जहां पे इस देश के बिलियनियर्स इस देश को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां बिजनेस करना मुश्किल है। यहां पे बिजनेस करके कमाने के बाद इस देश में एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई सुविधाएं मिल जाए, या फिर इस देश के भीतर में कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे पॉलिटिकल करप्शन सामने ना आ पा रहा हो, तो क्या उससे मुक्ति इस देश में नहीं मिल सकती है? यकीनी तौर पर इस देश का कच्चा चिट्ठा बतलाता है कि दरअसल इस देश में राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए और संभालने के बाद लूट का दायरा कुछ इस तरीके से बड़ा हो चला है कि लोग उफ भी ना करें और उन्हें लोकतंत्र भी नजर आ जाए। यह कमाल की चीज है, और इस कमाल की परिस्थितियों में हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को भी समझिए, कैसे इस देश का सबसे रईस शख्स, जिसका मुनाफा जितना होता है उससे 10 गुना ज्यादा उसे कर्ज मिल जाता है, और वो कर्ज लौटाता नहीं है बल्कि कर्ज दर कर्ज लेता चला जाता है। और बैंक भी इसलिए देते चले जाते हैं, ना सिर्फ भारत के बैंक, दुनिया भर के बैंक इसलिए कर्ज देते हैं क्योंकि उसका जुड़ाव इस देश की राजनीतिक सत्ता से है। इस खेल के भीतर मौजूदा वक्त में शुरुआत हमें लगता है उस करोड़ों लोगों के साथ करनी चाहिए जो भूख के शिकार हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि भारत भूख को लेकर राजधानी के तौर पर उभर रहा है, यानी दुनिया के मानचित्र पर अगर भूखे लोगों की अगर एक देश के तौर पर चिन्हित कर दिया जाए तो राजधानी यानी कैपिटल इंडिया होगी। नाइजीरिया जो पॉवर्टी कैपिटल है और जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है, उसकी रिपोर्ट बतलाती है कि कल तक नाइजीरिया कैपिटल था, आज इंडिया कैपिटल है। क्योंकि नाइजीरिया में जो भूखे लोग से मतलब यहां है कि दुनिया के मानचित्र पर जब आप लकीर खींचते हैं कि गरीबी की रेखा से भी बहुत नीचे,
तो नाइजीरिया में उनकी तादाद 8,30,05,482 थी और भारत में इस साल यह हो गया है 8,30,68,597 यानी 63,000 लोग ज्यादा हो गए नमीबिया की तुलना में। इसी दौर में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन ए वर्ल्ड ने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि 25 लाख लोग अगर भारत में भूखमरी के शिकार हो जाते हैं तो फिर भूलिए मत कि यहां पर लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। हम इस बात का जिक्र सिर्फ यह सोचकर कर रहे हैं क्योंकि इसकी एवज में इसी दौर में जब फोर्ब्स की लिस्ट नजर आती है तो लगता है कि कमाल हो गया, भारत के भीतर इतना पैसा है, इतनी पूंजी है, क्योंकि लगभग $25 बिलियन सिर्फ 2022 में 100 रईसों का बढ़ गया और उसका मतलब यह है रुपए में तब्दील कीजिएगा तो यह 2,04,000 करोड़ है और ओवरऑल देखिएगा तो 100 रईसों के पास जो पूंजी है वह $800 बिलियन से ज्यादा है, यानी लगभग 65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसी दौर में सिर्फ अगर उसमें माइनस कीजिए 10 रईसों पर आ जाइए तो 10 रईसों के पास इन 800 में से 385 यानी लगभग 48% तो यहीं पर आ गया। 10 रईसों का इंडिया, उनके पास 31,45,000 करोड़ की संपत्ति है और इसमें भी सिर्फ 2 पर आ जाइएगा अंबानीज और अडानीज पर, तो अडानी एट पार चले गए हैं अंबानीज के, क्योंकि $150 बिलियन यानी लगभग 12,25,000 करोड़ और दूसरी तरफ अंबानीज $88 बिलियन यानी 7,18,000 करोड़, यानी ये लगभग 20 लाख करोड़ के लगभग सिर्फ इन दोनों की संपत्ति। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, तीसरे नंबर पर राधाकृष्ण दमानी आ गए जो लगभग 2,25,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ खड़े हैं। फिर साइरस पूनावाला आ गए जो 1,75,000 करोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर सावित्री जिंदल आ गई जो कि ओपी जिंदल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, 1,33,000 करोड़ के ऊपर आ गए। लेकिन इस पन्ने को एक झटके लिए पलट दीजिए और राजनीति के उस मैदान में कूद जाइए कि इतनी बड़ी तादाद में कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग करते हुए इस देश के नेताओं को क्या क्या दे देती है और कितनी सुविधाओं से लैस कर देती है और हमारा संविधान उस पर खामोशी बरतता है कि सिस्टम कहता है कि जो सत्ता में है उसके अनुकूल पूरा सिस्टम को काम करना चाहिए। इसीलिए गुजरात में जो स्टार प्रचारकों की आवाजाही आपने देखी उसमें अगर सिर्फ आप राज्यों के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री का मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए और प्रधानमंत्री को भी ले लीजिए। एक क्षण के लिए जरा सोचना शुरू कीजिए, मुख्यमंत्रियों के ऊपर कितना खर्च कर दिया जाता है, वो पैसा आता कहां से है? प्रधानमंत्री के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो पैसा आता कहां से है? पार्टी फंड से आता है। पार्टी कलेक्शन करती है इलेक्शन के पीरियड में, उन्हें जो कलेक्शन के लिए पैसा दे रहा होता है वो कितने लोग होते हैं, किस रूप में होते हैं, और जो पार्टियां जीत रही होती है उनके पास कितनी रकम आती है। सिर्फ गुजरात का छोटा सा हिस्सा हम आपको अगर बताएं तो जो भी कॉर्पोरेट की फंडिंग हो रही थी गुजरात के भीतर उसका 94% बीजेपी के पास जा रहा था। और कॉर्पोरेट ये जानता समझता बूझता है क्या कि अगर जिसे फंड दे रहे हैं वो फंड लौटाएगा भी, और बीजेपी के साथ तो दो डबल इंजन का खेल है, यानी गुजरात में भी पैसा लौटेगा और दिल्ली से भी लौटेगा, क्योंकि दिल्ली से चलकर गुजरात पहुंचकर चुनाव प्रचार करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश के गृह मंत्री है। तो उसमें हमारी टीम ने जब निकाला तो पता चला कि 1,519 लोग ऐसे हैं कॉर्पोरेट के तौर पर जिन्होंने फंडिंग इस लिहाज से की कि दरअसल ये पैसा वापस तो आ ही जाएगा क्योंकि चुनाव तो ये जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीतेंगे तो दिल्ली तो बैठी ही है। तो उनकी तादाद इस डबल इंजन के खेल में पैसे देने वालों की डबल हो गई। और उन्होंने ओवरऑल जो पैसा दिया गया उसमें से सिर्फ 60 लोग ऐसे हैं कॉर्पोरेट के जिन्होंने कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया पैसा। और कितना दिया कांग्रेस को? लगभग 10 करोड़, 10.5 करोड़ जो बॉन्ड के चक्कर में दिए, और जो आम आदमी पार्टी को दिए वो 32 लाख दिए। लेकिन दूसरी तरफ 163 करोड़ बॉन्ड की शक्ल में बीजेपी को दे दिए गए। लेकिन इससे मामला सुलटता नहीं है। मसलन अगर आप बैंक ब्रांच पे जाइए तो गांधीनगर की बैंक ब्रांच जो एसबीआई की है वहां से 343 करोड़ रुपए बॉन्ड के तौर पर निकले, वो सीधे तौर पर बीजेपी के पास चले गए। यानी वहां पर मानकर चला जा रहा है कि जिसे पैसा दे रहे हैं वही पैसा लौटाएगा, तो उसके हिसाब में पैसा जाना चाहिए। अब यहां पर जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि 100 करोड़ से ज्यादा जब्त किया गया, 124 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। जो मीडिया और एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा हुआ है वह भी लगभग 150 करोड़ के लगभग हो चला है। जो पब्लिसिटी मटेरियल जिसमें होर्डिंग है, फ्लैग है, आर्च है, बैनर है, स्टिकर्स हैं, यह भी अपरंपार है। यह 1000 करोड़ की तुलना में चीजें आ चुकी है। यह पैसा आ कहां से रहा है? जबकि इसकी एवज में
जो जीत हार का खेल बुकीज लगा रहे हैं, जिसको सट्टा हम लोग कहते हैं, वो 40 से 50 हजार करोड़ का सट्टा लगा हुआ है जीत हार को लेकर, और पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है। जरा इस इकोनॉमी के भीतर और अगर आप जाना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए, 2002 का चुनाव दंगों के आश्रय था, 2007 का चुनाव मौत के सौदागर के आश्रय था, 2012 का चुनाव वाइब्रेंट गुजरात मॉडल से होते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर बनाने के प्रचार के साथ जुड़ा था। यानी उम्मीद, आसरा, डर, भय सब कुछ इससे पहले के चुनाव में लगातार रहा, और 2017 का चुनाव दिल्ली और गुजरात दोनों में डबल इंजन के आश्रय कैसे विकास की चकाचौंध धुआं फेंकेगी, इसके आश्रय लड़ा गया। लेकिन 2022 में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में पैसा आ गया, और पैसा इतनी बड़ी तादाद में आया कि एक सवाल किसी के जहन में भी आ गया कि दुनिया के मानचित्र पर अगर भारत के भीतर में बैठे हुए लोग भूख से मर रहे हैं, कुपोषित हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कहता है कि 10 में से 7 भारतीय पौष्टिक आहार पर खर्च तक नहीं कर पाते हैं, और बहुत साफ तौर पर इस दौर में महंगाई का आलम यह है कि अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर खरीदता है वह 84% बढ़ा है, तो खाने पीने की जो न्यूनतम जरूरतें होती हैं, जो सीधे भूख और गरीबी से जुड़ी हुई है, उसमें 327% का इजाफा हुआ है। यानी कल्पना के परे है कि इस दौर में कमाई कम हो गई, लेकिन कीमत 327% खाने पीने के सामान बढ़ गए। और शायद इसीलिए भारत दुनिया के जो इंडेक्स का चक्कर शुरू होता है ना, कि हंगर इंडेक्स पर हमारा जिक्र होता है 101 नंबर पर है, मानव विकास सूचकांक जो यूनाइटेड नेशन का है उसमें हम 131 नंबर पर आ जाते हैं, विश्व की खुशहाली का जिक्र होता है तो पता चलता है भारत 136 नंबर पर है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र होता है तो पता चलता है भारत 121वें नंबर पर है। यानी सारे रईस इस दौर में और रईस हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, भूखमरी बढ़ रही थी, भूख बढ़ रही थी, नेटवर्थ बढ़ रहा था। इस देश की जीडीपी भी कुलांचे मारते हुए नीचे आ गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे आ गया, तमाम कोर सेक्टर जो 8 कोर सेक्टर होते हैं वह नीचे आ गया, लेकिन नेटवर्थ जो इस देश के कॉरपोरेट और रईसों की थी वह बढ़ने लगी। भारत का खजाना खाली होने लगा, लेकिन कॉरपोरेट और रईसों की तादाद पैसे के लिहाज से बढ़ती चली गई। लेकिन हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि इन नेताओं का अपना जीवन इतना रईसी में रहता है। चार्टर्ड से दिल्ली से उड़ना, गांधीनगर पहुंचना, अहमदाबाद पहुंचना, सूरत पहुंचना, कहीं भी पहुंचना, और उसके बाद वहां गाड़ियों का तांता, यह पैसा आता कहां से है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास चार्टर्ड होता है, और मुख्यमंत्री उस चार्टर्ड पे सवार होकर चलता है, और प्रधानमंत्री का जिक्र करने की यहां जरूरत नहीं है कि कितनी अपरंपार सुविधाओं से वो लैस है। लेकिन यह पैसा कहां से आता है? सवाल टैक्स पेयर के पैसे का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यह नहीं है, बल्कि इस देश की पूंजी को दाएं बाएं से कॉर्पोरेट के हाथों में देके वहां से सीधे पूंजी, कॉर्पोरेट फंडिंग जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, उसके लिहाज से पूरी इकोनॉमी जो इस देश की चल रही है, उसने इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ इतना बड़ा छेद कर दिया है कि उसको संभाल पाना मुश्किल इसलिए हो चला है क्योंकि अब जैसे बजट की दिशा में हम बढ़ेंगे तो बजट भी पूरी तरीके से चुनावी जीत पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि एक लिहाज से यह लास्ट बजट है 2024 से पहले, क्योंकि अगले साल का बजट इंटरिम बजट होगा, उसकी तैयारी भी इसी रूप में होगी। उसका जिक्र हम कभी बाद में करेंगे, कच्चा चिट्ठा पूरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन जरा सिर्फ इस इकोनॉमी के एस्पेक्ट को समझिए कि जिस इकोनॉमी के सहारे भारत के लोगों को संभालना है और उनके जरिए संभालते हुए उनसे वोट लेना है, नई परिस्थिति यह है कि 35 दिनों के भीतर इतना पैसा लुटा देना है। और जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि बीते 20 वर्ष में गुजरात के इलेक्शन में जितना खर्च हुआ, इस बार उन चारों खर्चों को मिला दीजिएगा तो भी उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। और प्रति वोटर का रुपया जो निकल कर आया था पिछले चुनाव में, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा 459 रुपीज एक वोटर पर खर्च हो रहा था, इस बार वह दुगना नहीं तिगुना हो गया, यानी 1500 रुपए प्रति वोटर। यह जरूरी नहीं है कि प्रति वोटर को 1500 मिल रहे हैं, मुश्किल यह है कि दरअसल इसको जब कलेक्ट करना शुरू कीजिएगा तो जिस तादाद में वहां लगभग 4 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, यह एक ऑफिशियल संख्या नजर आई आपके सामने रुपए की। बाकी जो बांटना और जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश का पकड़ा जाना है, वह एक अलग किस्सा है, वह एक अलग इकोनॉमी है। तो हमारे यहां रेंगती हुई इकोनॉमी के 3 चेहरे हैं। पहला चेहरा पॉलिटिकल इकोनॉमी का है, जो इकोनॉमी इस देश में चुनाव जीतने के लिए वेलफेयर स्कीम लाती है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की दिशा में चली जाती है, और उसके साथ आप मुफ्त खोई भी जोड़ दीजिए जो रेवड़ियों की शक्ल में फ्री के तौर पर दी जाती है, बोझ तो स्टेट पर ही पड़ता है। यह पहली इकोनॉमी का चेहरा है।
दूसरी इकोनॉमी का चेहरा कॉर्पोरेट की इकोनॉमी है, जो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग करती है। उसकी संख्या जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र जब हम लोग करते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए क्यों बांटेगा कोई, और उसके ठीक समानांतर इस देश में हर चुनाव के भीतर जो खर्च नजर आता है वह 30,000 करोड़ का एक एवरेज खर्चा है। यानी खर्च कितना होता है कोई नहीं जानता, लेकिन एक एवरेज निकालते हैं तो पता चलता है 30,000 करोड़ रुपए। कहीं पे 8,000 करोड़ में हो गया और कहीं 60,000 करोड़ में हो गया। इस तरीके से इस देश की दूसरी पॉलिटिकल इकोनॉमी का चेहरा चलता है। तीसरी परिस्थिति है कि दरअसल यह पैसा लाने के लिए इस देश की जो अपनी संपत्ति है उसको मोनेटाइज करना, उसको प्राइवेटाइज करना, उसको इस लिहाज से डिसइन्वेस्टमेंट में डालना जहां कौड़ियों के मोल ट्रांसफर होने लगे कोहिनूर के हीरे की तर्ज पे। वो लूट के ले गए, यहां हम बांटने की प्रक्रिया में हैं। हीरे का मतलब एक सिंबॉलिक है, हीरा नहीं है, बल्कि उस तरीके से चीजों को डेवलप इस देश में किया जा रहा है जैसे रेलवे आपको दे दी गई। तो रेलवे एक लिहाज से भारत के भीतर एक रीढ़ मानी जाती है, वह एक लाइफ के तौर पर देखी जाती है, लाइफ लाइन के तौर पर ली जाती है, लेकिन उसको भी हमने आपको कौड़ियों को मोल दे दिया। तो अब आप कमाइए जितना कमा सकते हैं, तो कितना भी रखना है, प्लेटफॉर्म की टिकट रखिए, कितनी भी कीमत लगानी है फ्री कर दीजिए। जैसे अभी एयरपोर्ट में फ्री कर दिया गया, पहले बैरिकेड्स थे कि 1 घंटे के सफर आप 5,000 से नीचे रखेंगे, 2 घंटे के सफर में 10,000 के नीचे रखेंगे। अब सब चीज फ्री कर दिया, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 7 से 8,000 रुपए से कम की कीमत में आपको टिकट मिल जाए हवाई जहाज की। इसका कितना बड़ा लाभ किस सेक्टर को मिल रहा है, वो सेक्टर कितना सरकार को रिटर्न करना है, इसके लिए 4-5 सेक्टर आपको तुरंत टटोलने होंगे। वह पावर सेक्टर हो सकता है, वो पोर्ट का सेक्टर हो सकता है, वह रेलवे का सेक्टर हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो सकता है, वो आयरन का हो सकता है, वो माइनिंग का हो सकता है, वो सीमेंट का हो सकता है। इन तमाम सेक्टरों से जब आप गुजरना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि जो पॉलिटिकल खर्च इस देश में हो रहा था, अगर उस खर्च को हम लोग देश की संपत्ति मान लें और यह कहें कि जो आपने प्राइवेटाइज किया और जो मोनेटाइज किया, इन दोनों की रकम को मैच करें तो पता चलेगा एक ही रकम निकल कर आएगी। यानी सरकार ने जो नेशनल लेवल पे इनकम को क्रिएट किया कि 6 लाख करोड़ रुपया हम मोनेटाइज करके अलग गवर्नमेंट की इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के भीतर से जो भी सेल करेंगे उससे जो कमाई होगी वो 6 लाख करोड़ की होगी। और इसी दौर में जो पॉलिटिकल फंडिंग और उसके जो खर्च निकल कर आएंगे, आपको चुनाव दर चुनाव 2025 तक वो 6 लाख करोड़ आ जाएंगे। उसके दायरे में 2024 का लोकसभा चुनाव भी आना है, जो पिछले बार के 1 लाख करोड़ के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगा। तो पैसा कहां से आएगा? यह भारत की इकोनॉमी का एक ऐसा ढांचा है जिसमें लोग भूल जाएंगे कि भारत नाइजीरिया से बुरी हालत में है। यहां लोग भूल जाएंगे कि यहां से भूख से मौत होती है, और ये मामला अदालतों में चले जाते हैं और अदालतों में सरकारें कहती हैं कि नहीं नहीं, भूख से मौत नहीं हुई, बीमारी से मौत हुई। लेकिन दुनिया के भीतर आप कहां कहां कितना झूठ बोलेंगे। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो हमें लगा कि 3 चीज आखिर में समझ लीजिए। जब जीडीपी नीचे जा रही थी तब हमारे रईस और रईस हो रहे थे। जब भारत में भूखमरी बढ़ रही थी तो रईसों के नेटवर्थ बढ़ रहे थे। जब दुनिया में मंदी आ रही थी तो भारत में इस बात का जिक्र क्यों किया जा रहा है कि यह मंदी का असर नहीं होगा, जबकि सबको पता है कि दुनिया भर में जो रोजगार का संकट हुआ है, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, यह व्हाइट कॉलर की एक पूरी कतार है और उसका असर किस रूप में होने वाला है इसको सिर्फ सचेत करने की जरूरत है। और डब्ल्यूटीओ ने खुले तौर पर कह दिया है कि अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट फिर भी ठीक था, लेकिन अब आप एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट के माल की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खरीदार के तौर पर नहीं है। और ये यूके हो या यूएसए हो या पूरा यूरोपीय यूनियन ही क्यों ना हो, हर जगह अगर ये संकट है तो आपके सामने मुश्किल है कि इकोनॉमी संभाले कैसे। लेकिन इस बिगड़ी हुई इकोनॉमी या कंगाल देश के खजाने का असर आप चुनाव में नहीं देखेंगे, क्योंकि भारत के भीतर की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है बड़ी मजबूत है और उसका जो पूरा सिस्टम का कच्चा चिट्ठा है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि जो अर्थव्यवस्था में छेद किया जाता है उस छेद के भीतर से लाखों करोड़ों रुपया अलग अलग कानूनी शक्ल में निकल जाता है। और इन सब के बीच आरबीआई कहती है अब सिर्फ 48 घंटे का इंतजार है, हम डिजिटल इकोनॉमी ला रहे हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया के भीतर जाने की शुरुआत होने वाली है जो आने वाले दिनों में हो सकता है आपके सामने यह सवाल हो कि भारत की करेंसी को चलाने वाली ताकतें भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो नहीं खड़ी हो गई और भारत की राजनीतिक सत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ गुलाम तो नहीं हो गई, और भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गुलामी का एक वृहद चेहरा उस डेमोक्रेसी के भीतर सत्ता पाए हुए लोगों की अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ खेलने की शक्ल में आपको दिखाई तो नहीं देने लगा है। देगा, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।